IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ओवल टेस्ट मैच के 5वें दिन की और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम कैसे जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि 90 ओवर का खेल है। 291 रन इंग्लैंड को बनाने ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, जो कतई आसान नहीं होगा। इतिहास पर भी नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि इंग्लैंड की टीम 350 प्लस का टारगेट सिर्फ एक बार हासिल कर पाई है। 105 बार उनको ये टारगेट दिया जा चुका है। 82 बार इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। 22 बार टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, यानी कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 350 प्लस का टारगेट हासिल करके इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत पाई है। अब ये इतिहास क्या भारतीय टीम को ओवल में पास होने का मौका देगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। पिच अभी भी बहुत आसान नजर आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भारत के लिए जो शतकीय साझेदारी हुई 7वें विकेट के लिए, शार्दुल ठाकुर क्या बतौर ऑलराउंडर अपना दावा अब पेश कर चुके हैं या अपनी जगह वो टीम में पुख्ता कर चुके हैं। इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर रह चुके और अब कमेंटेटर हैं सबा करीम हमारे साथ है। सबा भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा कहते हैं नई सुबह एक नई आस लेके आती है और इस बार तो आस यही है कि ओवल टेस्ट मैच में हम पास हो जाएं, सीरीज में बढ़त हासिल कर लें और 2007 से जो सूखा चला रहा है उसको खत्म करने का काम करें। देखिए, मैंने जो कपड़े पहने, जो रंग पहना है, इसका मतलब क्या है राजीव? यही है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम आज ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भारत को सोचना भी इसी प्रकार से चाहिए। उनको ये सोचना है कि हमारे पास 90 ओवर हैं और हमको 10 विकेट लेने हैं जी। उस तरह सोचना ही नहीं है कि हमें रोकना है इंग्लैंड को, उनको उनको हमें बचकर खेलना है या फिर हमें उनको जीतने नहीं देना है। प्रयास यही होना चाहिए। इसी ऊर्जा के साथ आपको मैदान में उतरना होगा कि ये टेस्ट मैच हमें अपनी झोली में करना है। तभी मुझे लगता है कि और ज्यादा रिन्यूड एनर्जी के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि विकेट बहुत ही अजीब गरीब किस्म से खेल रहा है राजीव। इस तरह का विकेट मुझे लगता है कि ये डे 5 का नहीं है, डे 3 या डे 4 का विकेट है। कि पिछले 2 दिन में जो मैचेस हुए हैं राजीव, उसमें अगर आप देखेंगे तो विकेट में कोई भी अंतर नहीं हुआ है। दरारें नजर नहीं आई हैं। खाली जो फुटमार्क्स हैं वहीं थोड़े और ज्यादा वहां पर रफ हो गए हैं। उसके अलावा विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये रिजल्ट में। इंग्लैंड का स्टार्ट सबा भाई कितना डरा रहा है। 77 रन बना लिए बिना विकेट के नुकसान के। हसीब हमीद बैटिंग कर रहे हैं, रॉरी बर्न्स वहां पे, और कोई बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नजर नहीं आई टेस्ट मैच के चौथे दिन। ये स्टार्ट इंग्लैंड को जो मिला है वो कितना परेशान कर रहा होगा भारतीय ड्रेसिंग रूम को। थोड़ी जो परेशानी हो रही है राजीव, वो इसी वजह से है कि इंग्लैंड को इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई है। अब अगर सोचिए कि 2 विकेट यहाँ पर अगर इंग्लैंड के गिरे होते तो फिर हम लोग और कुछ बात करते ही नहीं। हमें बस इंतजार होता कि कब भारत ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। चूंकि यहाँ पर शुरुआत इतनी अच्छी मिली है हसीब हमीद और रोरी बर्न्स द्वारा, इसीलिए अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड भी ये सोच रहा होगा कि अगर हम पहला सेशन ठीक प्रकार से खेल लेते हैं और करीब 130-140 रन हम बना लेते हैं तो फिर वहां पर एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा और वहां से वो आगे बढ़कर सोच सकते हैं जीतने के बारे में। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत को ये ओवरनाइट जो पेयर है उसको गिराना, ये साझेदारी को तोड़ना, तभी हम और करीब पहुंच पाएंगे जीत के। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा विकेट रहेगा जो रूट का। जी सबा भाई, क्योंकि 16 ओवर गेंदबाजी की रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मैच के चौथे दिन, और विक्रम राठौर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जो बल्लेबाजी कोच हैं, उनका ये कहना है कि जडेजा का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वो रफ एरियाज को अगर छोड़ दें, क्या कुछ वेरिएशंस की उम्मीद आप कर रहे हैं? रविंद्र जडेजा से थोड़ा तेज वो गेंद डाल रहे थे कल शाम को, जो हम सब ने देखा। आपको लग रहा है हवा में थोड़ा स्पिन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डालें ताकि पिच से थोड़ा परचेज मिले 5वें दिन? क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप तेज डालेंगे और ऑटोमेटिक टर्न करना शुरू कर देगी पिच। देखिए, तेज डालने का फायदा तभी आपको मिलेगा अगर आप एक्यूरेट हैं और अगर आप वो जो रफ एरियाज है वहां पर डालेंगे। आपको भी मालूम है राजीव, तेज गति का फायदा तभी मिलता है। पर जितना विकेट फ्लैट है यहाँ पर, जब तक कि आप प्रयास ये नहीं करेंगे, आप डिसीव करें बल्लेबाज को लेंथ में, तब तक विकेट लेना बहुत कठिन होगा। आप जितना तेज डालेंगे उतनी आसानी होगी बल्लेबाज को खेलने में। और जिस तरह से विकेट एक तो अच्छा खेल रहा है, उसके बाद कितना विकेट स्लो हो गया, ऑफ द सरफेस बॉल आ रही है बल्ले पर। तो अगर आप
तेज डाल रहे हैं तो और आसानी हो जाएगी बल्लेबाजों को रन बनाने में या फिर शॉट्स खेलने में। मुझे लगता है जी एक और वेरिएशन जो करना होगा विशेष करके लेफ्ट हैंडर के लिए राजीव, वो है कि आपको राउंड द स्टंप भी जाना होगा। राउंड द स्टंप भी जाकर अगर आप रफ में डालेंगे तो फिर वहां से कोई बॉल सीधी निकल सकती है, कोई बॉल वहां से टर्न कर सकती है। जनरली होता ही है कि अगर आप सिर्फ ओवर द स्टंप्स डाल रहे हैं तो प्रिडिक्टेबल हो जाता है लेफ्ट हैंडर के लिए, फिर उनको मालूम हो जाता है कौन सी बॉल हमें छोड़नी है, कौन सी बॉल को हमें पैड करना है। तो इस प्रकार के जी जो वेरिएशन जडेजा लाएंगे तभी मुझे लगता है उनको फायदा होगा। उनकी औसतन जो डिलीवरी कल रही है राजीव, वो 90 या 93 के हिसाब से डाली है उन्होंने। मुझे जी। लगता है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि इस विकेट पर उनको सफलता मिलेगी। सभा भाई, क्योंकि तेज गेंदबाजों का भी उतना ही रोल होगा। आपको 90 ओवर में अगर 25-30 ओवर रविंद्र जडेजा डालते हैं पांचवें दिन, बाकी का काम तेज गेंदबाजों को करना पड़ेगा। ऐसे में आपको लग रहा है जो कटर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगी पांचवें दिन। बहुत अप एंड डाउन है पिच में, थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ये कटर्स कितनी इंपॉर्टेंट होगी? जो स्लो वंस डालते हैं, जसप्रीत बुमराह हो या उमेश यादव या शार्दुल, इनके लिए ये क्या एक नया ऑप्शन हम आज देखेंगे टेस्ट मैच के पांचवें दिन? हो सकता है राजीव, पर देखिए यहाँ पर विकल्प बहुत कम है पेस बॉलर्स के लिए। आपने देखा पूरे टेस्ट मैच में, चलिए पहला दिन जी अगर हम हटा दें, उसके अलावा जो जिस तरह से विकेट खेला है, जहां भी आपने जिस बॉलर ने फुल लेंथ बॉल डाली है वहां पर उसके सामने ड्राइव्स लगे हैं, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो या जसप्रीत बुमराह हो या विराट कोहली हो या इंग्लैंड के कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो। तो वो जो लेंथ है वो आपको हटा के बॉलिंग करनी है, इसीलिए सभी जी पेस बॉलर्स ने लेंथ थोड़ा बहुत छोटा डाला है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि कटर ज्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब जब बॉल जो है फंस कर आ रहा है विकेट से। अगर जी बॉल में वो ग्रिप नहीं है फिर कटर्स का फायदा उतना मिलता नहीं है। मुझे लगता है जी कि वेरिएशंस अगर मिलेंगे तो स्लोअर डिलीवरी ज्यादा मिलेंगी यहाँ पर। जिस तरह जी से इंग्लिश की पेस बॉलर्स ने भी ट्राई किया, अब सफलता मिलती है कि नहीं अलग बात है, पर यही जी मुझे लगता है कुछ हद तक वेरिएशन देखने को मिलेगा। हाँ, आप जरूर प्रयास कर सकते हैं कटर्स, और जिस तरह की फील्ड सजाई है विराट कोहली ने, वो साफ नजर आ रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन फील्ड है, विकेटों के पीछे फील्डर्स लगाए नहीं है। इनिशियली मुझे लगता है कि वहां पर कम से कम आपको 2 स्लिप के साथ मैदान में उतरना चाहिए, और जैसे जैसे हम्म। मैच अगर बढ़ेगा तब फिर आप मिड विकेट लगा सकते हैं, शॉर्ट कवर लगा सकते हैं कैचिंग के लिए, और वहां पर फिर आप स्लोअर वन या फिर कटर्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। कसाड हमारे एक व्यूवर है सभा भाई, उनका सवाल है। उनका कहना है कि पिच भले ही फ्लैट नजर आ रही है या आखिरी दिन टूट भी जाए, जडेजा मतलब इतने अच्छे हैं कि वो एडवांटेज ले सकते हैं पिच का। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि हमारे जो टॉप 5 बैट्समैन है उनमें से कोई बॉल नहीं डालता। क्या एक वरिंग फैक्टर है कि अब एक स्पिनर है खाली टेस्ट मैच के पांचवें दिन? देखिए कसाद, आज आज दिन बहुत बड़ा है। आज आज अगर भारत जीत जाता है तो फिर दूसरे स्पिनर के बारे में कोई भी नहीं बात करेगा। अगर जी भारत ये मैच जीत नहीं पाता है या फिर ड्रॉ भी हो जाता है, तब फिर से वही सवाल उठेंगे कि क्या भारत ने जो 11 पिक किया था वो सही था कि गलत था, क्या इस विकेट पर आर अश्विन को खेलना चाहिए था कि नहीं। और जी जिस तरह से आर अश्विन की गेंदबाजी रहती है, वो चलिए अगर हेल्पफुल विकेट है तो वहां पर उनको तो वो अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं, पर वो एक ऐसे बॉलर हैं जो फ्लाइट में बल्लेबाज को डिसीव करते हैं। उनको विकेट, अगर हमने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हुआ था राजीव, वहां पर उनको जी विकेट से कोई मदद नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने वहां जो विकेट्स लिए वो इस वजह से लिए कि उन्होंने उन्होंने बल्लेबाजों को के दिमाग में डाउट्स क्रिएट किया, डिसीव किया उनको फ्लाइट में, और फिर उन्होंने विकेट लिए हैं। तो इसके बारे में सवाल जरूर उठेंगे, पर चलिए मुझे जी उम्मीद यही है कि रविंद्र जडेजा काम करेंगे। मुझे लगता है कि सभी जो भारतीय टीम के जो उनके कलीग्स हैं उन सबको शोल्डर जो है जडेजा को उसको मसाज करके रखना होगा। मुझे लगता है कि आज उनको बहुत लंबा स्पेल डालना होगा। बस जी उम्मीद ये कीजिए कि थोड़ा बहुत विकेट जो है और मददगार साबित हो जाए आज गेंदबाजों के लिए, थोड़ा वेरिएबल बाउंस हो सकता है जी। कि हमें देखने को मिले, तब मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा ये 10 विकेट लेना। सभा भाई, रोलर का कितना इंपॉर्टेंट रोल आज आप देख रहे हैं? जो 7 मिनट रोलिंग होगी सुबह, इंग्लैंड कैसे रोलर लेगा वहां पे, और क्या स्ट्रेटजी इंग्लैंड की होगी मैच की शुरुआत में? मुझे लगता है कि इंग्लैंड प्रेफर करेगा लाइट रोलर लेना, बिकॉज पता जी नहीं, फिफ्थ डे का विकेट है, धूप खिली हुई है, कल पूरे दिन ब्राइट सनशाइन रहा राजीव, और आज का भी जी इंग्लैंड का जो फोरकास्ट है ओवल का वो यही है कि यहाँ पर भी धूप खिली रहेगी। तो जी इतना ज्यादा धूप पड़ने पर हो सकता है कि विकेट में क्रैक्स डेवलप हो जाए, इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड को हैवी रोलर लेने की आवश्यकता है। वो जोखिम हम्म उठाएंगे नहीं। उनका प्रयास यही होगा कि जिस तरह का विकेट अभी तक खेला है डे 4 में, उसी तरह से डे 5 भी खेले, तभी उनके चांसेस बनेंगे। चलिए जीत जी। के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पर कम से कम वो ये सोच के जरूर जाएंगे कि अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो वो कम से कम ये मैच को ड्रॉ जरूर कर सकते हैं।
जी, और खास तौर से नासिर हुसैन का अगर स्टेटमेंट की बात करूं, कल मैं उनका लंच टाइम में सभा में इंटरव्यू सुन रहा था और उनका कहना था कि जिस तरह से ओवल का ट्रैक रिकॉर्ड है और जैसा कि परिस्थितियां बन रही, 300 प्लस अगर इंडिया बना देता है तो इंग्लैंड आउट है टेस्ट मैच से। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि 77 रन इंग्लैंड ने बना लिए हैं, इंग्लैंड आउट है, या इंग्लैंड के लिए भी आप उतने ही चांसेस देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा हैं ड्रॉ करने के। जी। और बस वो निर्भर करता है कि पहला सेशन कैसा जाता है राजीव। अगर पहले सेशन में भारत ने 2-3 विकेट ले लिए तब तो परेशानी बढ़ेगी इंग्लैंड के लिए, और फिर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मैच को ड्रॉ किया जाए। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है मैच जीतने के लिए। इसी जी। वजह से हमें जरूरी ये है कि हम दबाव बनाकर रखें। आप थोड़े ये सोचिए राजीव कि अच्छा ये रहा कि ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर ने वो 100 रन बना लिए। उसके जी। बाद अंतिम के 2 विकेट में भी हमने करीब 50 से 52 रन बनाए हैं। बनाए 36 रन जी। की साझेदारी बुमराह और उमेश यादव के बीच में, और 16 रन की साझेदारी उमेश यादव और सिराज के बीच में। ये बहुत ही वैल्यूएबल रन्स हैं। अगर आप इन 50 रन को भी हटा लें तो देखिए अभी टारगेट हो जाता है इस समय 250 रन, और उसके अलावा इंग्लैंड को और ज्यादा समय मिलता है रन बनाने का। ये तो बहुत ही अच्छा रहा कि वो 100 रन की साझेदारी हुई, फिर अंतिम में आकर हमारे जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं इन्होंने भी रन बना लिया। नहीं तो स्थिति बहुत जी। ज्यादा मुश्किल हो जाती जिस तरह से विकेट खेल रहा है यहाँ पर ओवल में। सभा भाई, शार्दुल ठाकुर का आपने जिक्र छेड़ा है तो फिर शार्दुल ठाकुर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी को देख के तो अब यही लगता है कि चिराग तले अंधेरा है, यानी हम ऑलराउंडर पूरे इंडिया में ढूंढते फिर रहे हैं। हम हार्दिक पांड्या पर एकदम बहुत नजर बना के रखे हुए, जल्दी फिट हो जाए, बट एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है या मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंग्लैंड में भी प्रूव कर दिया शार्दुल ने कि वो क्या कुछ कर सकते हैं बैट के साथ। कैसे आप देखते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, और ये जो 2 अर्धशतक उन्होंने लगाए वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनके करियर में आगे? बहुमूल्य रन्स हैं ये इंडिया के लिए जो शार्दुल ठाकुर ने जोड़े हैं राजीव। अब पहली जी। पारी में देखें वो जो उन्होंने अर्धशतक बनाया, वहां पर हमें बोनस मिल गया करीब 50-60 रन। ये दूसरी पारी में जो 100 रन की साझेदारी उन्होंने निभाई ऋषभ पंत के साथ, वहां पर हमें एक्स्ट्रा 100 रन, 125 रन मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों अर्धशतक की पारी उन्होंने खेली है, ये तीनों की तीन जो पारियां यहाँ पर खेली हैं, वो तीनों की तीनों जो पारी हैं वो सेना कंट्रीज में है। पहली पारी जी। उन्हें रही गाबा में जहां पर हार्ड बाउंसी सरफेस है, और यहाँ पर उन्होंने रन बनाया इंग्लैंड में जहां पर कहा जाता है कि कंडीशन बहुत मुश्किल होते हैं और रन बनाना उतना आसान होता नहीं है। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो इमर्ज कर रहे हैं मुझे लगता है एक ऑलराउंडर के रूप में, पर वो भी एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में राजीव। पर एक बात जी। है कि शार्दुल ठाकुर आपके थर्ड सीमर मुझे लगता नहीं है कि हो सकते हैं। अगर आप 3 सीमर के साथ जाएंगे और एक स्पिनर के साथ जाएंगे तो वो आपके थर्ड सीमर नहीं हो सकते हैं। पर अगर आप जिस दिन सोचेंगे कि मुझे 2 सीमर और 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना है और मुझे एक और जी। बॉलर चाहिए, वहां पर शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि फिट बैठेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी अगर भारत अपनाता है आने वाले टेस्ट मैचेस में, या फिर कंडीशंस जैसे भी हों जहां पर भारत को ये लगेगा कि हमें 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए, वहां पर इनका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है बल्ले के साथ। सभा भाई, उनके बैट्समैन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। और अगर हम बात करें इंग्लैंड में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई। बैट्समैन कैसा देखते हैं आप, जिस तरह का बैट फ्लो आता है उनका? देखिए बैट स्विंग इतना अच्छा है तभी तो उनका बल्ला भी सीधे आ रहा है जी। पूरी पारी में, चाहे वो पहली पारी में हो या दूसरी पारी में हो। एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि उनका बल्ला जो है वो खुल जा रहा है, या फिर एक उनका जो जो बैट स्विंग जो है वो किसी एंगल से आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि उनकी बड़ा ही फ्रेश अप्रोच है। उनका जो जी। पिकअप है बल्ले का वो सही है। अगर आपका बैट लिफ्ट सही होगा तभी तो आपका बल्ला सीधा आएगा, और बल्ला का जो जी। आर्क है उसी से आपको इम्पैक्ट मिलता है। तो स्विंग बल्ले का काफी अच्छा है, इसी वजह से वो कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा बहुत कम बार लग रहा है कि वो जोर से मारने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश जी। यही है कि हम सिर्फ टाइम करें। वो जो बेहतरीन जो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाए राजीव, वो तो हाँ। मुझे लगता है कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज भी रश उसको होगा ये देखकर। जी। कितनी कंट्रोल शॉट था, और जो स्लो ओवर उन्होंने पिक किया क्रिस वोक्स को सीधा उन्होंने स्टैंड में मार दिया। तो ये दिखला रहा है कि कितने चौकन्ना है, सतर्क होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जी। ध्यान जो है, जो आंखें हैं उनकी वो गड़ी हुई हैं बॉल के ऊपर, और इसी वजह से उनका फुटवर्क भी काफी अच्छा है इस समय। सवा भाई, शिवा भदौरिया एक व्यूवर है हमारे साथ, बड़ा अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि ठाकुर के ठाठ निराले। आज बस ये उम्मीद कर लीजिए कि जो स्पेल डाले अपना उसमें 1-2 विकेट ले जी। लें, और ये भी एक कला है शार्दुल ठाकुर में
आप देखेंगे जब भी उन्होंने गेंदबाजी की है, 1 या 2 बहुत ही बहुमूल्य विकेट उन्होंने लिया है। जो रूट का विकेट लिया था आपको याद होगा राजीव, पहले टेस्ट मैच में, और जी। उसके बाद पिछली पारी में भी उन्होंने 1 या 2 विकेट लिया है, तो बहुत ही सही समय पर आकर वो विकेट ले लेते हैं। और ऋषभ पंत के साथ जो साझेदारी की आप बात कर रहे थे सभा भाई, ऋषभ पंत ने कितना प्लीज किया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल से वो खेलते हैं, आप दिल्ली कैपिटल से जुड़े हुए हैं, कितना प्लीजेंट इनिंग्स थी आपके लिए वो? मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने अपने डिफेंस पर भरोसा दिखाया, और मैं हमेशा से मेरा ये मानना रहा है, और सभी जो आप कोचेस से बात करेंगे सभी यही कहेंगे आपको कि आपकी डिफेंस सॉलिड होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए जी। डिफेंस। तभी आप मजबूर करेंगे गेंदबाज को किसी और दिशा में बॉलिंग करने के लिए, कोई और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए। और कल कम से कम उनका अप्रोच जो था वो काफी अच्छा नजर आया, पॉजिटिव अप्रोच जरूर था, पर उन्होंने उस संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका डिफेंस काफी सॉलिड रहा, और पूरी पारी में सिर्फ एक बार वो कूद कर उन्होंने शॉट लगाया, वो भी काफी देर के जी। बाद। पहले जो 20-25 गेंदें उन्होंने खेली, उसमें एक बार भी वो पेस बॉलर को बाहर निकले नहीं या स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास किया नहीं। उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक किया, और इसी वजह से एक शानदार पारी उन्होंने खेली। गलत समय पर आउट हो गए, वहां तो लग रहा था कि अब वो जलवा हमें फिर से पुराना वाला जलवा देखने को मिलेगा, क्योंकि 50 रन जी। बना चुके थे। बहुत नजदीक चले गए वो मारने के लिए, और इसी वजह से कनेक्ट किया नहीं ठीक से, और मोइन अली को वो कैच दे बैठे। एक और सवाल है कसाट जी का, उनका ये कहना है कि अब शार्दुल ठाकुर को कपिल देव के साथ कंपेयर ना करने लगे, ये उनका कहना है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाता है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से वो बैटिंग नीचे रिसेंटली वो कर रहे हैं, जो फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर दिख रहा है उसको बहुत सपोर्ट देने का काम उन्होंने किया। ये बात ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था सवा भाई, अब इंग्लैंड में भी देख रहे हैं। हाँ, सही कहा है आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी 2-3 इनिंग्स में अच्छा करता है। हार्दिक पांड्या के साथ भी हम लोगों ने यही किया। हमें ऐसा लगा कि जी। हमें एक कोई नया खजाना मिल गया है। ये सभी जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी आ रही है, इनकी जगह अपनी है, इनको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, और हम लोगों की यही उम्मीद है कि ये इसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करते रहें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के रन्स की आवश्यकता इस वजह से पड़ी है कि भारत का जो मिडिल ऑर्डर है वो कमजोर है, तो ध्यान वहां पर देने की आवश्यकता है। आपको ऐसे जी। प्लेयर्स चुनने होंगे जो वहां पर आकर रन बनाने लगे, और ज्यादा निरंतरता के साथ वो रन बनाए। शार्दुल ठाकुर का कंट्रीब्यूशन, ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे जडेजा का कंट्रीब्यूशन हो गया, या बुमराह का हो गया, या शमी का हो गया। ये जी। दर्शाता है कि आपकी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपकी लोअर जो बैटिंग ऑर्डर है वहां से आपको रन मिल रहे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मिडिल ऑर्डर अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, क्योंकि बड़ी टीम बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर रेगुलरली कंट्रीब्यूट करे। सभा भाई, क्योंकि फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, कैसे आप देख रहे हैं? विराट एक बार फिर आउट हो गए ऑफ स्टंप के बाहर पुश करते हुए, बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। जो एक तो उन्होंने कवर ड्राइव एंडरसन को लगाया शुरू में, वो ट्रीट टू वॉच था, बट ये ट्रीट टू वॉच सिर्फ 1 या 2 शॉट्स के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ी पारी के लिए होना चाहिए, जो मिस हो रहा है लगातार। अब कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से विराट आउट हुए? मोइन अली ने 6ठी बार उनको आउट किया है उनके करियर में। हाँ राजीव, मुझे लगता है ये परेशानी का सबब है विराट कोहली, क्योंकि 6 बार आप एक ऑफ स्पिनर को आउट हो गए हैं, और जी। वो भी ऐसे स्थिति में आकर जब आप सेट हैं, आप 44 रन बना चुके हैं, बेहतरीन रन्स आपने जोड़े हैं, आपका फॉर्म इतना अच्छा नजर आ रहा है, आप खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहां पर जब समय आया था बड़ी पारी खेलने का, कैश इन करने का, वहां पर आप आउट हो जा रहे हैं। अब कल भी अगर हम देखें तो बहुत बाहर की बॉल वो खेल रहे हैं राजीव, और जी। कितना टर्न मिलता है मोइन अली को, वो परख अभी भी नहीं हो पा रही है विराट कोहली को। तो ये एक समस्या जरूर है विराट के लिए, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में आप तो यही चाहेंगे कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, और ये बहुत जी। ज्यादा दुख दे रहा होगा विराट कोहली को। देखिए, कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाता है, पहले अगर आउट हो गया तो अलग बात है, अच्छी गेंद पर आप आउट हो गए वो अलग बात है, पर एक बार आप सेट हो गए हैं, और इस श्रृंखला में मुझे लगता है कि 3 बार 40 जी। या 50 रन बनाने के बाद वो आउट हुए हैं, और यहीं पर अगर आप कन्वर्ट कर लेते, जो कि करते आ रहे हैं अपने जीवन में विराट कोहली, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दुख दे रहा है इस समय ये विराट कोहली को। विराट के बल्लेबाजी की अगर बात करें, सभा भाई, फुटवर्क भी बहुत पॉजिटिव उनका लग रहा है, जिस तरह से बॉल की लाइन में आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। एक अगर कोई कमी की बात करें जो इस इंग्लैंड दौरे पे लगातार देखने को मिल रही है, वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पे आउट होना।
अब उसको क्योंकि अभी भी इस दौरे पर एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे उनको करने के लिए? देखिए, बल्लेबाजी में एक जो बेसिक रूल यही है कि जब आप खेल रहे हैं, जब आप स्टांस ले रहे हैं या जब आप अपना सेटअप कर रहे हैं, ट्रिगर पोजीशन के बाद जो आपकी पोजीशन आ रही है, वहां पर देखना होता है कि आपकी राइट आई जो है, जो बॉल की लाइन है, अगर राइट आई के बाहर लाइन के बाहर चली जी। जा रही है गेंद, तो वहां पर खेलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पेस बॉलर हो या फिर स्पिनर क्यों ना हो। और जिस तरह से वो आउट हुए मोइन अली को, या फिर इसके पहले जो पेस बॉलर्स को आउट हुए हैं, इसका मतलब हम्म। यही है कि वो लाइन के बाहर की बॉल को खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हो रहा है विराट कोहली के साथ इस श्रृंखला में, कि बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव होने के लिए या फिर ज्यादा अटैक करने के लिए वो कई बार बाहर की गेंदों को चेज कर देते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि बाहर की बॉल को आप चेज ना करें, पर वो सिर्फ पेस बॉलर्स के लिए ही ये बात सही नहीं है, स्पिनर्स के लिए भी सही है। अगर उतना ज्यादा जी। बाहर कोई गेंद डाल रहा है तो उसको खेलने की जरूरत है नहीं, आप उसको और अपनी तरफ आने दें, फिर आप ड्राइव लगाएं, क्योंकि आपके पास इतने सारे शॉट्स हैं, आपको कोई रोक तो सकता ही नहीं है। आपको जी। थोड़ा बहुत संयम के साथ खेलना होगा, पर ये जरूरी है कि राइट आई के हिसाब से भी आप खेलें। जो भी बॉल जो है, जो बॉल की लाइन है वो राइट आई के बाहर है, तो हम्म। उसको खेलने की आवश्यकता है नहीं। समा भाई, पृथ्वी हमारे एक व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल है कि अंत में भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली टेस्ट मैच के चौथे दिन, और थैंक्स वो बोल रहे हैं जो आखिर के 4 विकेट ने 132 रन जोड़े। अब यहाँ से बॉलर्स के लिए क्या एडवाइस होगी, ये आपके लिए सवाल है। अम, देखिए पृथ्वी, मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस प्रकार की गेंदबाजी करें, जिससे आप ऑपोजिशन के बल्लेबाजों के स्कोरिंग पैटर्न जो है, जो रन रेट है, उसको आप पकड़ कर रखें, तभी गेम आपकी तरफ बना रहेगा। तो कोशिश यही करनी होगी कि आप इनसाइड आउटसाइड फील्ड लगाएं, जिस तरह से कल विराट कोहली ने लगाई थी। हाँ, पहले के 5 या 6 ओवर या 7-8 ओवर आप अटैक कर सकते हैं स्लिप लगाकर, क्योंकि अभी भी बॉलर्स फ्रेश रहेंगे। पर जैसे ही दिन और बढ़ेगा, मुझे लगता है कि आपको वो जो बाउंड्री एरियाज है उसको रोक रोक के रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जो रूट जब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो उनके जो स्क्वायर द विकेट है, वहां पर आपको फील्डर लगाने होंगे। अगर हम रन रेट को कम रखेंगे, तब अगर हमें सफलता मिलती है, हमें ब्रेक थ्रू मिलता है, तब हम आसानी से बहुत जल्दी मैच में वापस आ सकते हैं। तो पेस बॉलर्स के लिए जरूरी ये है कि आप सही लेंथ पर गेंदबाजी करें, फुल लेंथ डालने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। आप थोड़ा बहुत शॉट रखें, बीच बीच में आप बाउंसर्स डालते रहें। विकेट्स धीमा हो गया है, पर अगर बाउंसर्स डालेंगे तो फिर आप प्रिवेंट करते हैं बल्लेबाज को बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर आने के लिए। जी। उसके साथ साथ हमने देखा जडेजा को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। अगर जडेजा ने 2-3 विकेट ले लिए, तो मुझे लगता है काफी आसान हो जाएगा भारत के लिए मैच जीतना। जी। अगर हम इंग्लैंड की रणनीति की बात करें, सबा भाई, पहली रणनीति उनकी आपको लग रहा है टेस्ट मैच बचाने की होगी या टेस्ट मैच जीतने जाएंगी? क्योंकि ये टारगेट ऐसा है 291, और जो आपको टेम्प्ट करेगा बार बार कि आप टारगेट के लिए जाएं जो बचे हुए रन है। मुझे लगता नहीं है कि इस समय जब वो जाएंगे बैटिंग करने के लिए तो वो टारगेट के बारे में सोचेंगे राजीव। उनका प्रयास जी। यही होगा कि हम सेशन टू सेशन खेलें, या तो मुझे लगता है अभी तो ये सोचेंगे कि पहला 1 घंटा वो निकालें, उसके बाद वो देखेंगे कि आप नेक्स्ट 1 आवर वो खेलें। पर अगर उनके दिमाग में ये जीतने की तमन्ना तभी जागेगी अगर वो पहला सेशन ठीक तरह से खेल लेते हैं। अगर जी। पहले सेशन में 1 या मैक्सिमम 2 विकेट गिरता है, तब भी वो पोस्ट सेशन में सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। इसीलिए पहला सेशन बहुत बहुत जरूरी है भारत को पकड़ बनाने के लिए और भारत को दबाव बनाने के लिए। भारत को ये जी। प्रयास करना है कि इंग्लैंड फिर जीत के बारे में सोचे नहीं, सिर्फ ड्रॉ के बारे में ही सोचे। तभी जी। हम और ज्यादा अटैकिंग फील्ड सजा सकते हैं, हम कैचिंग पोजीशन और ज्यादा लगा सकते हैं, और फिर हम दबाव बढ़ा सकते हैं इंग्लैंड के ऊपर। समा भाई, एक सवाल मेरे पास आया है ट्विटर पे, और ये सवाल है अजय के रहाणे को लेकर। 15 पारियों में 19 का एवरेज है, और 300 रन भी टोटल नहीं है 15 पारियों में। उनका ये पूछना है कि अजय के रहाणे को लगातार खिलाए जाने की वजह क्या है, और अगर रविंद्र जडेजा को उनसे ऊपर बल्लेबाजी करनी है तो फिर वो एज अ बैट्समैन टीम में क्यों है? सवाल जायज है। जी। देखिए, अभी तक खिलाए इस वजह से जा रहा है कि उनके पास अनुभव है और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं इसके पहले। मैं मानता हूं कि पिछले, जैसे आपने बताया, कई सारी पारी हो गई है, वहां पर उन्होंने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है। इसी वजह से इस समय इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई है भारतीय टीम के लिए भी और अजिंक्य रहाणे के लिए। अब जो जडेजा के साथ हुआ, वो मेरे विचार से एक टैक्टिकल मूव था भारतीय टीम का, चाहे वो पहली पारी में हो या फिर दूसरी पारी में हो। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर बल्लेबाज है, तो बहुत जरूरी है कि कंडीशंस जैसे भी हों उसी को मैदान में उतरना चाहिए, रन बनाने के लिए और टीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए।
और एक वाइस कप्तान जिसके पास इतना ज्यादा अनुभव है, सबसे पहले तो उसको ही जाना चाहिए था, वो एक अलग बात हो गई। जी। अम, देखिए कई सारे बल्लेबाज होते हैं जो खराब फॉर्म से गुजरते हैं, पर अजिंक्य रहाणे के साथ ये हो रहा है कि अगर हम बारीकी से उनके फुटवर्क को देखें तो फंस जा रहे हैं। उनका पैर ना हम्म। आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, बस एक ही पोजीशन में आकर वो खेल रहे हैं। और उनका जो पहला वाला जो पैर है, जो फ्रंट फुट है, उसका जो जो पैर का वजन है या जो बॉडी का जो वेट है वो बहुत ज्यादा जी। टोस पर आ जा रहा है। वहां पे अगर आप आ गया तो फिर आप ना तो पैर आगे ले जा सकते हैं ना तो आप पैर पीछे ले जा सकते हैं। जी। और इसी वजह से यहाँ पर समस्या हो रही है। और मुझे तो लगता है कि उनके दिमाग में इस समय कई सारी चीजें चल रही हैं, दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये हमें हर बल्लेबाज के साथ होता है। यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, पर इस समय वो ध्यान जी। से बॉल के ऊपर बॉल को देख नहीं पा रहे हैं, वो एकाग्रता नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है अजिंक्य रहाणे। दो दो सवाल हर्ष जैन के हैं, दोनों सवाल मैं मिला के आपसे पूछ लेता हूँ। पहला ये है कि इंग्लैंड के पास बहुत ढेर सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। अब ये इसको इंग्लैंड एडवांटेज के तौर पर लेगा या भारत उस एडवांटेज का फायदा उठाएगा कि स्ट्रोक्स ज्यादा खेले जाएंगे? मलान, रूट, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, ये सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। इसके अलावा हर्ष जैन का दूसरा प्रेडिक्शन भी है कि उनका प्रेडिक्शन ये है कि तीसरे सेशन में 4 विकेट से इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत जाएगा। वो हर्ष, थोड़ा हम सभी लोगों को आशावादी होना होगा। मुझे लगता है कि 290 रन बनाना जीत के लिए उतना आसान नहीं है फिफ्थ डे पे, विकेट जी। जैसा भी हो, क्योंकि दबाव आपके ऊपर बढ़ता जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर आपने एक विकेट खो दिया तो दबाव आपके आपके ऊपर आ जाता है। और यही हुआ है यहाँ पर इंग्लैंड के साथ कई बार। उन्होंने एक अच्छी स्थिति से मैच गंवाया है या फिर सेशन गंवाया है, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स गंवाए हैं और उनकी कोई बड़ी साझेदारी हुई नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि चांसेस है यहाँ पर भारत के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्ट्रोक मेकर्स हैं इंग्लैंड के पास, पर जब दबाव बढ़ता है, जब विकेट गिर रहा है, तब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्ट्रोक जी। प्लेयर जो है उनका डिफेंस कैसा है। अगर उनका डिफेंस टाइट है तभी वो मैच बचा सकते हैं, पर इस समय मुझे लगता जी। है कि इंग्लैंड जो मैदान में उतरेगा वो यही सोच के साथ मैदान में उतरेगा कि पहले सेशन हम खेलते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पोस्ट लंच सेशन में हमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। कसाड और हर्ष जैन दोनों का सवाल सिराज को लेकर है कि सिराज इनइफेक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं 2 टेस्ट मैचेस से, और अगर वो इनइफेक्टिव हैं तो फिर कितना प्रेशर जडेजा और बुमराह पे आ जाएगा टेस्ट मैच के 5वें दिन, क्योंकि थोड़े ऑफ कलर नजर आए गेंदबाजी में। उमेश या और शर्दुल इनकंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। देखिए इस समय हमारे पास जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ऑन करंट फॉर्म, मुझे लग रहा है कि बुमराह है, उमेश यादव है और रविंद्र जडेजा है, ये डे 5 के लिए। सिराज एक ऐसे बॉलर हैं, यंग पेस बॉलर हैं, बहुत कुछ सीखने को उनको मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि वो जब भी आते हैं गेंदबाजी करने के लिए वो तेज गति से प्रयास करते हैं बॉल डालने के लिए। पिछले 2 टेस्ट मैचेस में एक जो छवि निकल कर आ रही है कि उनकी जो सीम पोजीशन है वो वॉबल कर रही है। इसका मतलब है कि वो स्क्रैम्बल्ड सीम उनके हाथ से निकल रही है। उसके पहले वाला अगर आप टेस्ट मैच देखेंगे, लॉर्ड्स टेस्ट मैच, वहां पर जिस तरह से उन्होंने मोइन अली को आउट किया या फिर जॉस बटलर का विकेट उन्होंने लिया था, वहां पर उनकी सीम पोजीशन काफी अच्छी थी। तो मुझे लगता है उसी पर उनको मेहनत करनी होगी। कई बार तेज बॉल डालने के चक्कर में आपकी जो रिस्ट पोजीशन होती है वो मुड़ सी जाती है, या फिर आपकी लोडिंग सही नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है आपके हाथ से ठीक प्रकार से निकलती नहीं है। अब शमी को देख लें, उनकी हमेशा जो सीम पोजीशन है वो अपराइट ही रहती है। और कुछ इसी प्रकार के गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी हैं। ये भी एक स्विंग बॉलर हैं, जिनका लेंथ ऊपर रहता है तो ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। पर आज एक और मौका मिलेगा, अवसर है यहाँ पर सिराज के लिए इन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए और एक बार फिर से धारदार गेंदबाजी करने के लिए। सभा भाई, हरजैन के 2 सवाल हैं। पहला कि क्या भारतीय टीम रिग्रेट करेगी अश्विन को ना खिला के, और दूसरा उसी से जुड़ा सवाल है कि शमी और अश्विन की एब्सेंस क्या खलने वाली है आज टेस्ट मैच के 5वें दिन? देखिए, अब मोहम्मद शमी के बारे में तो अब कुछ कह नहीं सकते कि उनको नहीं खिलाया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उनको कुछ निगल है, कुछ इंजरी हो गई है। अब ये दर्शाएगा कि आज का रिजल्ट कैसा होगा, ये बताएगा कि भारत को और आर अश्विन की कमी महसूस हुई है कि नहीं। ये हम सभी लोगों का मानना है कि आर अश्विन को खेलना चाहिए था, पर इंडियन टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ अलग ही थी। और इस तरह का ड्राई सरफेस है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आर अश्विन ज्यादा इफेक्टिव रहते। पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि हम आर अश्विन को हमने मिस किया है कि नहीं।
पृथ्वी का भी सवाल जल्दी से ले लेते हैं। उनका सवाल है सभा भाई की फील्डिंग का बड़ा क्रूशियल रोल होगा, आपको लग रहा है आज एक दो अच्छे कैचेस वो जोश वापस ले आएंगे, क्योंकि अगर स्टार्ट इंग्लैंड के पास अच्छा है तो कमबैक आप अच्छी फील्डिंग से कर सकते हैं। हाँ, बहुत सही कहा आपने। और जिस तरह से हमारी फील्डिंग हुई है इस टेस्ट मैच में, खास करके स्लिप में हमने शानदार कैचेस पकड़े हैं, हमारी आउटफील्ड में अच्छी फील्डिंग हुई है, हमने कैचेस पकड़े हैं। तो जो भी आपके पास कैचेस आएंगे, चांसेस आएगा, उसको आपको पकड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह का विकेट है यहाँ पर आपके पास ज्यादा चांसेस आने वाले हैं नहीं। जो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड होंगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फील्डर्स हैं हमारे वो सपोर्ट करें पेस बॉलर्स को, तभी हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो जहां भी आपके पास समय आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको तैनात होना पड़ेगा, आपको सतर्क होकर फील्डिंग करनी होगी, ताकि आप किसी भी कोई कैच ना छूटे। इसका ध्यान बहुत जरूरी है देना भारतीय टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभा भाई और हमने तो आज ब्लू पहन लिया था इस उम्मीद के साथ कि जब हम कल शो शुरू करेंगे तो मैन इन ब्लू ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच जीत जाएंगे और हम सब सीरीज में 2-1 से आगे होने का जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के नए यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा IVM के फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर आप हमको सवाल भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @राजीव मिश्र। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।